आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका खबर दोपहर में। आज पूरे देश में दशहरा की धूम है। विजयादशमी को लेकर पूरे देश में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर पीएम मोदी सहित देश और प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार लाल किला की जगह द्वारका श्री राम लीला कमेटी के मंच पर मौजूद रहेंगे। वहीं लाल किला स्थित माधवदास पार्क में श्री धार्मिक रामलीला में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उपस्थित रहेंगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में दशहरे पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच गोरखनाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं रास्ते में पड़ने वाले सभी घरों की छतों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के लिए पास भी बनवाया जाएगा। तो वहीं प्रदेश भर में दशहरा पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश भर में रावण दहन के दौरान कड़ी सुरक्षा रहेगी, जिसकी तैयारी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले से कर ली है। आपको बता दें कि दशहरे मेले में इस बार ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी, जिसको लेकर प्रदेश के आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगह से। बता दें कि आज विजयदशमी है। आज रावण का पुतला दहन किया जाएगा। दशहरा मना रहा है पूरा देश, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट नजर आ रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं, वो शोभा यात्रा में शामिल होंगे। इसी के साथ आज रावण दहन किया जाएगा, जहाँ पर पुलिस प्रशासन और अधिकारी अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। बता दें कि विजयदशमी के पर्व पर रावण का पुतला दहन किया जाता है, जिसको लेकर पूरे देश में विजयदशमी की धूम देखी जा रही है। कानपुर की तरफ रुख करते हैं। संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है दशहरे के दिन? जो है शाम को रावण दहन जो है वो किया जाएगा। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के कानपुर पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इस बार सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पुतला दहन किया जाएगा तो इस बार जो है ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी और जगह जगह जो है पुलिस व्यवस्था के लोग जो हैं वो तैनात किए गए हैं। तो किसी तरीके की कोई भी कोर कसर सुरक्षा व्यवस्था में नहीं छोड़ी जाएगी। अगर बात करें प्रदेश के मुखिया की, तो आज वो गोरखपुर में स्थित है और वहां से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जहां वो शामिल होंगे। कानपुर में जगह जगह जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है और मेले की धूमधाम पूरे देश में मनाई जा रही है। और कानपुर में भी देखा जा रहा है धूमधाम से रावण दहन किया जाएगा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी देखिए, मेले का आयोजन होता है दशहरे के दिन और आप जहां पर खड़े हैं, क्या कुछ अभी स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, जहां हम खड़े हैं मैदान है, रतनपुर स्थित है। देखा जा सकता है इस तरीके से यहाँ और सारी दुकानें रावण दहन का समय आएगा तब और ज्यादा भी यहाँ जो है लोगों की भीड़ होती है और काफी लोग यहाँ आते हैं। आज रावण पुतला का दहन कार्यक्रम है, दशहरा है और रावण जो है उसका पुतला दहन किया जाएगा लगभग शाम को। जी, मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले को लेकर क्या कुछ विशेष व्यवस्था देखने को मिल रही है दीपक? देखिए, मेले का आयोजन किया गया है। अगर यहाँ व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पास ही में यहाँ पुलिस चौकी है, जो पुलिस पूरी तरह से निगरानी कर रही है मेले में। और मेले में अलग अलग दुकानें जो हैं वो अलग अलग दुकानें चीजों की लगाई गई हैं। यहाँ जो लोग आएंगे मेला दशहरा देखने, उनके लिए पुलिस जो है सादी वर्दी में भी घूम रही है, क्योंकि पूरी तरह से कानपुर कमिश्नरेट पुलिस जो है एक्टिव है। किसी तरीके से कोई एक घटना ना हो सके, इसको लेकर प्रदेश के मुखिया ने भी अलर्ट किया है और देखा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहेगा। देखिए, दशहरे के दिन रावण के
पुतले को लेकर अलग अलग क्रेज देखने को मिलता है और आपके पीछे रावण का एक पुतला भी दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ कानपुर में क्या विशेष रावण दहन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? कितने फीट का रावण इस बार तैयार किया गया है? देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो जगह कानपुर में कई जगह रावण का पुतला तैयार किया जाता है। कई जगह रावण को बनाया जाता है, काफी बनाया जाता है, कई जगह छोटे बनाए जाते हैं। व्यवस्थाओं की बात की जाए, जो मेला संचालक होते हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अपने हिसाब से बनवाते हैं। तो लगातार कहीं रावण काफी बड़ी मात्रा में बनाए गए हैं, कहीं छोटी मात्रा में बनाए गए हैं। पुतला दहन रावण का होगा, वो शाम को किया जाएगा। व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कर ली गई है, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। बताया जा रहा है कि ड्रोन कैमरे से इस बार निगरानी रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इस बार दशहरा में जो है ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी और पुलिस प्रशासन भी रहेगा। हालांकि शाम का अभी तो ड्रोन कैमरे की व्यवस्था नहीं है, लेकिन शाम को जब पुतला दहन का समय आएगा तब यहाँ पनकी पुलिस और एसीपी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स रहेगी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। पुतला दहन के बाद लोग आएंगे, यहाँ मेला देखेंगे और इसके बाद वो निकल जाएंगे। तो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि मेला में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। माताएं बहनें लोग आते हैं, देखते हैं। कई बार ये देखा गया कि भसकड़ भी मच जाती है। तो इस बार जो है पूरी तरीके से व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है, किसी तरीके की कोई घटना न हो सके और जो भी लोग मेला देखना है पुतला दहन के समय आए उनको सुरक्षा दी जाएगी। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। दीपक, देखिए कानपुर का एक मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस है, आप जानते होंगे दशानंद मंदिर के बारे में। तो वहां पर देखिए एक तरफ जहां पुतला दहन किया जाता है तो पहले उस मंदिर में रावण की पूजा की जाती है। क्या कुछ आज सुबह से नजारा वहां पर देखने को मिला? बिल्कुल, आपका सही सवाल है। जिस तरीके से कानपुर में एक मंदिर है, जो मंदिर का वो केवल पुतला दहन रावण का आज ही के दिन वो उस मंदिर के पट खुलते हैं और वहाँ जो जाते हैं वो दर्शन करते हैं। तो सुबह से ही लोग वहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार जो है रावण के दर्शन कर रहे हैं। वो आज ही के दिन उनके पट खोले जाते हैं और दर्शन करते हैं लोग। तो लगातार देखा जा सकता है कि लगातार जो है उस मंदिर में भीड़ लगी और लोग दर्शन कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक। तो आज देखिए विजयदशमी का पर्व है, पूरे देश में बड़े धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, मेले का आयोजन किया जाता है और आज के दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है, जिसको लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं और आज रात में रावण के पुतले को दहन किया जाएगा, शोभा यात्रा की जाएगी, प्रशासन के चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में मौजूद है, वो शोभा यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद शाम के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। नवरात्र के बाद 10वें दिन विजयदशमी का पर्व होता है, जिसे हम दशहरा के रूप में भी मनाते हैं। तो आज रावण के पुतला दहन किया जाता है, कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाता है, मेघनाथ का पुतला दहन किया जाता है, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। देश में दशहरे पर्व की धूम दिखाई दे रही है। मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें तरह तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं। तो दशहरे की धूम हर जिले से भी हम आपको दिखा रहे हैं, कोने कोने से दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और अभी क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं। तमाम तरह के जो कार्यक्रम हैं उसमें भी पुलिस व्यवस्था की चप्पे चप्पे पर नजर देखी जा रही है, पैनी नजर है प्रशासन की। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, आम जनता परेशान ना हो। तो वहीं देखिए आज पूरे देश में दशहरा की धूम है, विजयदशमी का पर्व को लेकर पूरे देश में अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। इस दिन कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और इसको लेकर इस पर्व को मनाया जाता है। भगवान श्री राम रावण का वध करके आए थे, तो कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, जिसको लेकर दशहरा का पर्व मनाया जाता है। अगर हम बात करें इस मौके पर तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर पीएम मोदी सहित देश और प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे आज। तो संवाददाता राजन सोनकर की तरफ रुख करते हैं। राजन, क्या कुछ मेरठ में तैयारियां देखने को मिल रही है दशहरे के पर्व को लेकर?
बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और रावण का जो मेरठ कनेक्शन है, क्योंकि मेरठ जो है रावण की ससुराल माना जाता है, तो मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ भगत लाइन के सामने कसेरू खेड़े का ग्राउंड है और यहाँ पर अंग्रेजों के टाइम से जो है दशहरे का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और सबसे विशेष बात यह है कि कमेटी के जो यहाँ के लोग हैं वो लोग इस रावण का खुद निर्माण करते हैं और यहाँ पर कुछ कमेटी मेंबर भी है, मैं इनसे बातचीत कर लेता हूँ। आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, दशहरे का पर्व है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत सदियों से ये बात चली आ रही है और हमें अपनी उम्र इसी में लगा दी। 5 साल की उम्र से हम इस पर करते आ रहे हैं। हमें यहाँ लोगों को ये दिखाना पड़ता है कि किस तरह से एक अहंकारी अभिमानी रावण का अंत हुआ, किस तरह से सच्चाई की जीत हुई। इनकी जो विशेषता है उसे देख के हम चाह रहे हैं कोई ना कोई जो भी दर्शक आए कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर जाए कि राम का जीवन कैसा था और रावण का कैसा था। राम के जीवन पे आधारित अपने जीवन को ढाल के इस कार्य को करे और आगे अपने जीवन का मार्ग उन्नति की ओर लेकर। कितने समय से यहाँ पर इस ग्राउंड में जो है प्रोग्राम, ये कार्यक्रम होता आ रहा है? ये तो हमारे यहाँ तो करीब मेरी उम्र है 68 साल की और जब मैं 5 साल का था जब से चल रहा है, करीब करीब 70 साल हो गए यहाँ पे इस मेले को लगते हुए इसी ग्राउंड। आप बताइए, आप मेले की जिम्मेदारी आप कर भी है, मैं देख रहा हूँ झोला टांग के आप ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, तो क्या जिम्मेदारी मिलेगी आपको? जिम्मेदारी ये मिलेगी मेले के अंदर कोई अवरुद्ध रास्ता अवरुद्ध ना हो। जैसे कि दर्शक लोग आते हैं, पब्लिक काफी हो जाती है यहाँ पर जो मेला देखने आती है, तो उनकी व्यवस्था को देखते हुए जो देखा है मैंने कि ठेले और बाजार बीच बीच में खड़े कर देते हैं, तो वो बीच में ना खड़े होकर साइड में खड़े रहें, तो उससे अच्छा भी लगता है कि बाजार एक तरफ हो जाए और पब्लिक आने जाने का रास्ता उनको मिला रहा है। बताया जाता है रावण की ससुराल है मेरे। हाँ जी, सुना था ऐसे ही जाता है। क्या जानते हैं इसके बारे में? पर ज्यादा तो हम नहीं जानते, बस इतना सुना है बड़े बुजुर्गों से कि रावण की ससुराल मेरठ हुआ करती है। बाबूजी आप बताइए, आपकी उम्र ज्यादा है, आपको तो थोड़े तजुर्बा होगा, जानकारी होगी, इतिहास पढ़ा होगा, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? इस बारे में जानकारी कि रावण की ससुराल जो है मेरठ कहा जाता है। हाँ जी, रावण का ससुराल मेरठ में है, जो अब नहीं वो है क्या नाम है कोतवाली, मेरठ कोतवाली जो सराय के नाम से मशहूर है, वहाँ इसकी ससुराल थी। और मंदोदरी वहां से आके स्रोतकुंड पे जो पुराना तालाब है जब महिलाएं नहाती है वहां से स्नान करके, और सदर में जो मंदिर है वहां पर जाके पूजा करती थी, रोज का क्रम था। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ जानते हैं, आज का कार्यक्रम कैसा रहने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं? आज का कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा होने वाला है और हमारा जो कार्यक्रम है वो सामाजिक होता है और बड़े बड़े दूर से आते हैं लोग बाग, कई गांव की यहाँ पे पब्लिक आती है, तो अभी चाहते हैं कि मेला जितना भी हमारा अच्छे से अच्छा हो। हम भी चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं कि हमारे किसी सदस्य को कोई परेशानी ना हो, किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। हम पूरी प्रबंध करते हैं इस मामले में, पूरी घेराबंदी होती है और सारे समाज के जितने भी व्यक्ति हैं सब इसमें सहयोग देते हैं पूरा, और हमारी जितनी भी कमेटी के सदस्य हैं सब मिलजुल के इस काम को कार्य करते हैं। तो बिल्कुल देखिए नंदनी, तमाम तैयारियां जो है वो की जा चुकी हैं और रावण यहाँ पर कल देर रात खड़ा कर दिया गया है और ये क्रेन के माध्यम से खड़ा होता है और इसकी लंबाई जो है वो 80 फुट बताई गई है। लेकिन इस बार जो आकर्षण का केंद्र बनने वाला है वो घूमती हुई गर्दन, और साथ के साथ जो निर्माणकर्ता उन्होंने एक विशेष आविष्कार किया है कि रावण के दोनों हाथ भी घूमेंगे। तो ये यहाँ पर आकर्षण का केंद्र रहने वाला है, क्योंकि मेरठ जो है हस्तिनापुर और यहाँ पर क्रांतिकारी भूमि भी रही है और रावण का जो ससुराल है वो मेरठ कहा जाता है, क्योंकि मंदोदरी बताया जाता है कि विश्वेश्वर नाथ मंदिर पर शिव की पूजा करने जाती थी और उन्होंने उनसे अपनी यही मनोकामना मांगी थी कि मुझे एक शक्तिशाली और विद्वान पति चाहिए, तो वो रावण के रूप में उन्हें मिला था। तो वहीं रावण का जो कनेक्शन है वो मेरठ से ये है। और मैं आपको दिखाऊं कि देखिए ये रावण यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है और चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ पर झूलों से सजावट कर दी गई है, तमाम यहाँ पर खाने पीने के जो ठेले हैं वो लगा दिए गए हैं और सुरक्षा की व्यवस्था से यहाँ पर पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है। जी, मेले का आयोजन होगा जिस तरीके से आपने बताया। देखिए अलग अलग रावण का क्रेज देखने को मिलता है भारत देश में जब दशहरा का पर्व आता है। तो अगर बात की जाए सुरक्षा में, तो मेले के आयोजन के तहत क्या कुछ व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है? सबसे ये सामने मंच बना दिया गया है और मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक पहुंचेंगे और तमाम विधायक, मेरठ के महापौर सहित कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान भी पहुंचेंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और बीजेपी से राज्य मंत्री, विधायक और महापौर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और सामने मंच हालांकि तैयार किया जा रहा है
और उसी के बराबर में यहाँ पर रावण खड़ा कर दिया गया है और इसके चारों तरफ यहाँ पर बैरिकेड कर दिए गए, पाइप लगाकर, रेलिंग लगाकर यहाँ पर रोक दिया गया ताकि जो जनता है वो दूर से ही यहाँ पर देखे, क्योंकि जब पुतले का दहन किया जाएगा तो लाजमी इसमें जो बम पटाखे हैं वो बहुत तेजी उनकी ध्वनि भी होगी। और यहाँ पर तक कि यहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था से देखा जाए तो फायर ब्रिगेड की तरफ से गाड़ी भी खड़ी होगी और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। तो ये छावनी का क्षेत्र है, यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था से देखा जाए तो यहाँ पर आर्मी भी तैनात रहती है जो लगातार राउंड करती रहती है। थाना लालपुर्ती का इलाका है वहां से, और यहाँ पर गंगानगर का इलाका है, दो इलाके यहाँ पर लगते हैं। ये बॉर्डर का इलाका है, पुलिस की तैनाती लगातार यहाँ पर रहती है और किसी प्रकार की अनहोनी ना हो उसके लिए भी चाक चौबंद पुलिस और प्रशासन की तरफ से व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, पूरे देश में दशहरे की धूम दिखाई दे रही है। हम अलग अलग जगह से आपको तस्वीरें दिखा दे रहे हैं कि कहां पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। थोड़े ही देर बाद रावण दहन किया जाएगा। शाम में दशहरे का पर्व मनाया जाता है और रावण का पुतला दहन किया जाता है, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। मेले का आयोजन होता है, तमाम तरह के उस मेले में कार्यक्रम किए जाते हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, किस तरीके से पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रहा है। और अब रुक करते हैं प्रयागराज की तरफ। संवाददाता पवन जुड़ चुके हैं। पवन, प्रयागराज में दशहरे के पर्व को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? से पूरे देश में आज विजयदशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और हर शहरों में भव्य लाइट की सजावट की गई है और देर शाम को रावण का पुतला दहन किया जाएगा। तो ऐसे में प्रयागराज में तमाम स्थानों पर रावण का पुतला दहन करने की तैयारी है वो की जा रही है और कई स्थानों पर भव्य लाइट की सजावट की गई है, जहां पर देर रात को मेले का आयोजन होगा। अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो संगम नगरी प्रयागराज में हर विशेष दिनों पर, हर प्रमुख त्योहारों पर ऐसी अलग तस्वीरें देखने को मिलती है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और प्रयागराज में अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है, क्योंकि प्रयागराज धर्म और अध्यात्म की नगरी कही जाती है। और संगम नगरी प्रयागराज में हर विशेष त्योहारों पर, हर प्रमुख त्योहारों पर जो तस्वीरें हैं वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ऐसे में आज प्रयागराज में कई स्थानों पर रावण का पुतला जो है वो दहन किया जाएगा और जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही है। पवन, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? आप मेले ग्राउंड में शायद उपस्थित भी हैं जहां पर पुतला दिखाई भी दे रहा है, क्या कुछ तैयारियां वहां और देखने को मिल रही है पवन? बिल्कुल, देखिए, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज में पुलिस आयुक्त द्वारा बीते कल ही जिले के जितने भी पुलिस कर्मी हैं, जितने भी आला अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक की गई और बैठक के दौरान साफ तौर पे उनको कहा गया कि सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी किया जाए और किसी तरीके से कोई अनहोनी की घटना ना हो। तो ऐसे में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अगर हम तैयारियों की बात करें तो हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से देखिए तैयारियां की जा रही है। यहाँ पर रावण का पुतला बनाया जा रहा है और करीब ये 30 फीट का है। और देखिए तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए एक खास तस्वीरें हैं, ये संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें हैं। हम बातचीत भी करेंगे कि यहाँ पर जो लोग रावण का पुतला बना रहे हैं आखिर ये किस तरीके से बना रहे हैं, कितने दिनों से बना रहे हैं और कितने फीट की इसकी ऊंचाई है और किस तरीके से ये आप लोग यहाँ पर पुतला बना रहे हैं, ये कितने फीट का पुतला है। हम बातचीत करेंगे आपसे। आप लोग यहाँ पर पुतला बना रहे हैं, कितने फीट का पुतला है? ये 30 फुट का पुतला। कितने दिनों से आप लोग बना रहे हैं? 1 महीना भर हो गया। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग तो यही महर्षि महेश जोगी आश्रम में रहते हैं। कोई है मतलब उड़ीसा के, कोई बिहार के, कोई गए बंगाल के, हर स्टेट के, हर जगह के मतलब जो है पंडित यहाँ है। कितने फीट का ये पुतला है? 30 फुट। 30 फुट का पुतला है। कब जलाएंगे आप लोग इसको? आज रात 8:30 बजे। और भी तस्वीरें हैं, देखिए पहले तो हम आप तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर 30 फीट का पुतला है वो बनाया जा रहा है। देर रात को इस पुतले का दहन किया जाएगा और ये महर्षि योगी आश्रम है। यहाँ पर तमाम अन्य प्रदेशों से लोग आए हुए हैं जो यहाँ पर रहते हैं। तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो इसकी तैयारियां कर रहे हैं और किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप लोग यहाँ पर ये पुतला बना रहे हैं, कितने फुट का है? ये 30 फुट का है। कम से कम हमको कल शाम से अब 1 महीना लग गया बनाने में। और अंदर भी दुर्गा मूर्ति का रखा है, उसका सजावट लेकर झांकी वगैरह, और पूरा 30 दिन में 1.5 महीना में बना है।
तो उसको अच्छे से, यहाँ महर्षि आश्रम का हम लोग पंडित हैं, तो हर स्टेट का है यहाँ पंडित। महर्षि आश्रम के 2 प्रभारी है, वसंत जी और सुनील श्रीवास्तव जी, दोनों के सहयोग से हमारा 18 आदमी का मेंबर है। तो वही 18 आदमी जो मेंबर है वही लोग हम 1.5 महीने से बना रहे। झांकी वगैरह हो गया, सजावट हो गया, थर्मोकोल का कटिंग हो गया और दुर्गा मूर्ति हो गया, तो बनाए हैं इसको। तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही हैं और ये तस्वीरें निश्चित रूप से प्रयागराज की हैं और प्रयागराज इसीलिए पूरे देश में, पूरे विश्व में धर्म और अध्यात्म के लिए जाना जाता है। संगम नगरी प्रयागराज में हर प्रमुख त्योहारों पर इस तरह की अलग तस्वीरें होती हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो साफ तौर पर दिख रहे हैं कि किस तरीके से आज पूरा प्रयागराज विजयदशमी के पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा है और देर रात को प्रयागराज में भव्य मेले का आयोजन होगा। ऐसे में पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तमाम स्थानों पर पुलिस की टीमें लगाई गई हैं और विभिन्न स्थानों पर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। तो आज पूरा देश के साथ पूरे प्रयागराज के लोग विजयदशमी पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जी नंदिनी। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। तो ये प्रयागराज से आप तस्वीर देख रहे थे जहां पर दशहरा पर्व की तैयारी की जा रही है। आपने रावण का पुतला देखा जो कि 30 फीट तैयार किया गया है और देर शाम पुतला दहन किया जाएगा। देश के तमाम अलग-अलग हिस्से से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर दशहरा पर्व की तैयारी की जा रही है। देर शाम तक रावण का पुतला दहन किया जाएगा, मेघनाथ का पुतला दहन किया जाएगा, कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाएगा। तो देश भर में तैयारियां चल रही हैं। पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रहा है। अलग अलग जिले से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कहां पर किस तरह की तैयारियां अभी की जा रही हैं। दशहरे के पर्व पर मेले का आयोजन किया जाता है, उसको लेकर भी अलग अलग तैयारियां देखने को मिल रही है। तो पूरे देश में देखिए दशहरे पर्व की धूम नजर आ रही है। हर जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं। रावण का पुतले का दहन किया जाएगा, मेले का आयोजन किया जाएगा। इस बीच अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो गोरखपुर में मौजूद हैं, वहां पर भी वो शोभा यात्रा में शामिल होंगे। और देखिए पूरे देश में किस तरीके से दशहरे पर्व को लेकर जो धूम है, वो जो रौनक है वो नजर आ रही है। लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। देर शाम तक रावण का पुतला दहन किया जाएगा, मेघनाथ का पुतला दहन किया जाएगा। इसके साथ ही जो तमाम तरह के पुलिस प्रशासन है वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं दशहरे के पर्व को लेकर। यूपी एटीएस को मदरसों के जरिए देश विरोधी गतिविधियों के लिए विदेशी फंडिंग के मास्टरमाइंड की तलाश है। इसके लिए विदेश फंडिंग लाने वाले स्वयंसेवी संगठन और उनके जरिए चंदा प्राप्त करने वाले मदरसों को चिन्हित किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में मानव तस्करी गिरोह के जरिए अवैध भारत पहुंचे बांग्लादेश नागरिक आदिल उर रहमान को गिरफ्तार करने के बाद एटीएस को कई अहम जानकारियां मिली थी। साथ ही बांग्लादेशी नागरिक आदिल को पश्चिम बंगाल ले जाकर ऐसे कुछ ठिकानों का पता भी लगाया गया। घुसपैठ कर भारत पहुंचे बांग्लादेशी निवासी आदिल उर रहमान से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। आदिल के खुलासे के बाद से देवबंद से बंगाल तक नेटवर्क खंगाल रही यूपी एटीएस ने देश में विदेशी फंडिंग का भी खुलासा किया है। एटीएस ने बताया कि यह गिरोह विदेशी फंडिंग से बांग्लादेशियों को भारत लाकर बसाने की ओर फर्जी दस्तावेज तैयार करने में मदद करता है। आदिल और उसके साथियों से मिली जानकारी के बाद एडीजी एटीएस की अध्यक्षता में गठित समिति अब नेपाल सीमा पर बने मदरसों की जांच करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए अब कहा जा रहा है कि एटीएस मदरसों की जांच करेगी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरीके से ये मामला बढ़ता जा रहा है अब? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए यूपी एटीएस की टीम लगातार बांग्लादेशी के जो नागरिक हैं वो लखनऊ में घुसपैठ करके, यानी कि बात करें इंडिया में घुसपैठ करके जिस तरीके से रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, और उन घुसपैठियों के खिलाफ लगातार एटीएस जो है अपना अभियान चला रही है। और उसी अभियान के तहत जिस तरीके से इससे पहले एक गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी में जिस तरह से उसको रिमांड पर लिया गया था, रिमांड पर लेने के दौरान उससे जो पूछताछ हुई थी, पूछताछ के बाद उसको एक टीम जो है पश्चिम बंगाल ले गई थी। वहां पर उसके जो ठिकाने थे उन ठिकानों की जांच पड़ताल की गई थी। उसके बाद 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई थी
जो निवासी बताए गए थे सहारनपुर के। फिलहाल जिस तरह से 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी में जो साक्ष्य सामने आए थे, जो खुलासे हुए थे, उस खुलासे में ये देखा गया था कि जिस तरह से इन लोगों के द्वारा जो घुसपैठियों को, बांग्लादेशी जो घुसपैठी थे, उनको भारत में ला करके उनके दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे, उनको यहाँ पे निवास करवाया जाता, उनके ठिकाने बनाए जा रहे थे। इसके साथ साथ अगर जो बात की जाए जो पीएफआई को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से विदेशी जो फंडिंग की जो मामले की जानकारी आ रही है, विदेशी फंडिंग का भी पूरा इस्तेमाल इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। क्योंकि अगर विदेशी फंडिंग की बात की जाए, जो मदरसों की बात की जा रही है, मदरसों को लेकर के भी इस मामले को लेकर के चिन्हित किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से बात की जाए इससे पहले नेपाल की बात की जाए, नेपाल में जो कई मदरसे ऐसे बने हैं जहां से लगातार विदेशी फंडिंग की जो बातें सामने आ रही थी, तो उसको लेकर के भी लगातार जांच पड़ताल चल रही है। इसके साथ जो अभी तक जो एक जानकारी ये सामने आई है कि लगभग प्रदेश में 24,000 ऐसे मदरसे हैं, जिसमें से 16,000 जो मदरसे हैं उनका रजिस्ट्रेशन है, जबकि जो और मदरसे हैं वो पूरी तरीके से अवैध है। वहां पर पूरी तरीके से जो विदेशी फंडिंग का है वो काम चल रहा था। उसके साथ साथ जो घुसपैठिए हैं उनको पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा था, कैसे देश विरोधी गतिविधियों में पूरी तरीके से संलिप्तता निभानी है, कैसे काम करना है, पूरी ट्रेनिंग दी जा रही थी। इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरह से जांच पड़ताल चल रही है, जांच पड़ताल में जो खुलासे होंगे वो अहम होंगे। फिलहाल अभी तक के जो खुलासे सामने आए, वो खुलासे अभी तक यही सामने आए हैं कि जिस तरह से विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कलीम, देखिए विदेशी फंडिंग को लेकर जांच का दायरा बढ़ाया ही जा रहा है, तो क्या कुछ अभी तक ये सामने आया कि ये विदेशी फंडिंग कहां से आते थे? देखिए जिस तरह से अगर बात की जाए, जो एटीएस की टीम छापेमारी कर रही है, अभी हाल ही के दिनों में पीएफआई को लेकर के एनआईए की टीम ने भी छापेमारी की थी। संयुक्त ऑपरेशन की अगर बात की जाए, एनआईए के साथ एसटीएफ और एटीएस दोनों ने मिलकर के जो छापेमारी की थी, उस छापेमारी में कई ऐसे जो ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी, जिसमें से कई लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई थी। बात की जाए राजधानी लखनऊ में भी पीएफआई को लेकर के जो छापेमारी हुई थी, वहां से जो साहित्य मिले थे, कुछ कैसेटें मिली थी, उसमें साफ तौर से जो भड़काऊ वीडियो थे, उस वीडियो के आधार पर लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा था कि उनको जो है पूरी तरीके से ट्रेनिंग देने की जो बात सामने की जा रही थी। इन सभी मामलों को लेकर के जो केरल से जो मेन मुद्दा जो सामने आया था, वो केरल से जो फंडिंग की जा रही थी, पश्चिम बंगाल से फंडिंग की जा रही थी। तो इन सभी मामलों को लेकर के जो चिन्हित किए जाते हैं और जो रडार पर आने की जो बात है, कुछ ऐसे मदरसों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां पर लगातार जो विदेशी फंडिंग को लेकर के जो वहां पर जो युवा आते हैं उनको लगातार भ्रमित भी किया जाता है, उनको एक ट्रेनिंग दिए जाने का जो मामला सामने आ रहा है, उसको लेकर के कई ऐसे मदरसे चिन्हित किए जा रहे हैं, जिसमें खास तौर से नेपाल की जो बात है, नेपाल पहले नंबर पर लिया गया है, क्योंकि नेपाल में कई ऐसे मदरसे बने हैं जो जिसको लेकर के वहां से कई घुसपैठिए भी बांग्लादेशी से आ रहे हैं और नेपाल के रास्ते भारत में भी दाखिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जरूर कहा जा रहा है एटीएस के द्वारा कि जो एक एसआईटी गठित की गई, वो इन सभी मामलों की जांच पड़ताल करेगी और जांच पड़ताल के आधार पर जो घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी भी करेगी। कलीम, देखिए आदिल और रहमान नाम के शख्स का बड़ा खुलासा उसने किया है, जो भी खुलासे उसने किए लगातार उसी के आधार पर जांच की जा रही है। और अब क्या लगता है, नेपाल सीमा पर बने मदरसों की जांच की जा रही है, आगे भी और किन किन मदरसों पर गाज गिर सकती है? देखिए जाहिर सी बात है, नेपाल के साथ अगर हम बात करें, जिस तरह से एटीएस ने जो अपनी गिरफ्तारियां की हैं, देवबंद हो गया, नेपाल का सीमा हो गई, वहां से हो गया, या फिर बात की जाए बहराइच हो गया, सीतापुर हो गया, ऐसे कई ठिकाने, या फिर जो राजधानी लखनऊ की बात की जाए, क्योंकि उसमें राजधानी लखनऊ का भी ऐसा ठिकाना जो शामिल किया गया, जो कि बात की जाए कुर्सी रोड का जो हिस्सा पूरा माना जाता है, वहां पे कई ऐसे मदरसे बताए गए, या फिर बीकेटी का जो एरिया बताया गया, या फिर खदरे का एरिया जो बताया गया, जहां पर जो छापेमारी भी हुई थी। क्योंकि इन सभी जगहों को लगातार जो चिन्हित किया जा रहा है, उन सभी जगहों को चिन्हित करने के साथ कई ऐसे मदरसों को रडार पर भी लिया गया है। फिलहाल अभी कौन कौन से ऐसे मदरसे हैं जिनको जो एटीएस की रडार पर है, उस मामले में कुछ खास जानकारी नहीं दी गई। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मदरसों को चिन्हित किया जा रहा है, जो 24,000 में से 16,000 रजिस्टर्ड है और जो 16,000 के बाद जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और उसमें किस तरह से फंडिंगें आ रही हैं और फंडिंग कहां से पहुंच रही है, कैसे जो वहां पे जो लोग पढ़ रहे हैं उनके ब्रेन वॉश को कैसे किया जा रहा है, किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सभी पहलुओं पर एटीएस जांच करने का दावा कर रही है। और ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जांच पड़ताल चलेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं गिरफ्तारियां की जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े भी बढ़ेंगे और एक बड़ी गिरफ्तारी भी देखने को मिलेगी। जी, देखिए बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत में बांग्लादेशी नागरिकों की एंट्री कराई जा रही है। तो क्या इसका पता चल पाया कि आखिर ये फर्जी आधार बना कौन रहा है, कहां से बनकर आ रहा है और कौन एंट्री करा रहा है?
देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरीके से विदेशी फंडिंग की जो बात की जा रही है, विदेशी फंडिंग का पूरा इस्तेमाल होता है, क्योंकि जाली जो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, कूटरचित दस्तावेज जो होते हैं, उसके आधार पर जो भारत के नागरिकता उनको दी जा रही है। यानी कि बात की जाए चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर इन सभी जुड़े हुए जो नागरिकता को लेकर के जो दस्तावेज होते हैं वो तैयार किया। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो सरकारी विभाग है वो भी इसमें संलिप्त होता है, और इस मामले में उनके पास एक मोटी ये होगा नंदनी जी कि जिस तरीके से एटीएस इन सभी मामलों में अपनी जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल के दौरान कि जो सरकारी संस्थानों की बात की जाए, उस सरकारी संस्थानों में ऐसे कौन लोग बैठे हैं जो लगातार घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दे रहे हैं, और भारत की जो नागरिकता देने के साथ साथ उनका पूरा इस्तेमाल भी किस तरीके से करना है, उसकी पूरी ट्रेनिंग में उन लोगों की क्या कुछ संलिप्तता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल देखना ये होगा कि गिरफ्तारी और जांच पड़ताल में क्या कुछ और खुलासे होते हैं, या फिर जो बात की जाए जो इससे पहले कोलकाता से भी एटीएस ने जिसको गिरफ्तार किया था, ट्राली निर्माण पर लेकर के भारत आई थी, लखनऊ लेके आई थी, और लखनऊ में जिस तरीके से उससे पूछताछ हुई थी, पूछताछ में जो खुलासे हुए थे उन सभी पहलुओं को भी जांच पड़ताल में शामिल किया गया है। तो फिलहाल रिमांड खत्म हो गई, रिमांड के बाद उसको जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जो जांच पड़ताल थी, जांच पड़ताल के लिए जो एसआईटी की टीम गठित की गई है, वो एसआईटी की टीम एक अपने का पूरा दायरा तैयार कर रही है, उस दायरे के आधार पर पूरी जांच पड़ताल कर रही है, जो कि ये पूरा दायरा बहराइच और नेपाल की सीमा तक ये जुड़ा हुआ है। अब देखना ये होगा कि आखिर जो दस्तावेजों के जो मामले सामने आ रहे थे, दस्तावेजों के आधार पर जो उनके तैयार किए जा रहे थे, उसमें कौन कौन विभाग जो शामिल है, या फिर जो सरकारी विभागों की बात की जाए क्या उसमें भी इनकी संलिप्तता पाई जाएगी, या फिर जो हर बार एक चीज सामने आती है कि सफेद पोस्ट नेताओं का भी इसमें कहीं ना कहीं जिक्र होता है, तो क्या इसमें सफेद पोस्ट नेताओं का भी हाथ सामने आएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। खुलासे के बाद इन सभी सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। तो आज के लिए खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।